हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपका बेटा वन शॉट रिवीजन कराऊंगी। एक ही शॉट में एक ही क्लास में आपका जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट। जैसे मैं नीट का क्वेश्चन कराने वाली थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, लेकिन उससे पहले मैं आपका एक रिवीजन करा दूं। 11th-12th वालों के भी हो जाएगा रिवीजन, और आपका जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। फिर कल मैं उसके नीट के 36 ईयर के क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके जो चैप्टर है थोड़ा स्पीड में कराऊंगी बेटा। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीन्स क्या होता है? जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये रिलेशन बताती है किस किस के बीच में, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आपके और जो केमिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रोकेमिकल और जो कौन सी एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल और जो कौन सी एनर्जी है केमिकल, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताती है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वही क्या आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, कौन कौन से इसमें पॉइंट यूज होते हैं? एक तो क्या होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? एक स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि इलेक्ट्रोलाइट ही क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट वे होते हैं जो अपनी मोल्टन या एक्वस स्टेट में क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए, और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। वे क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। ठीक, अपने आयंस में 100% क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। वे क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो 50 या 60% आयनाइज होते हैं वे होते हैं आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फिर कौन कौन इफेक्ट डालता है इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्टेंस है? एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो और ज़्यादा कंडक्टेंस होगा, जो कम होंगे तो कम कंडक्टेंस होगा। फिर है नेचर ऑफ सोलवेंट। अब जो सोलवेंट है अब उस पर भी डिपेंड करता है, वो पोलर है नॉन पोलर है, उनकी पोलरिटी पे डिपेंड करता है। फिर है आपका टेम्परेचर। आप देखते हो जो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो डिसोसिएशन जो होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आंस होगी इतनी क्या होगी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, ये तो छोटे छोटे पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट है बेटा सारे के सारे इसके। अब सबसे पहले जो सेल होती है, अब फर्स्ट उस पर आ जाओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है। दो तरह की सेल होती है, एक होती है इलेक्ट्रोलाइटिक और दूसरी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, देखो इसके नाम से पता चल रहा है कि जो केमिकल सेल किस में चेंज हो जाए, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, वो क्या होती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है। ठीक है, इसी को हम वोल्टिक सेल भी कह सकते हैं, गैल्वेनिक सेल कह सकते हैं। इसी का एग्जाम्पल क्या होता है, डेनियल सेल हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन पूछ लेता है डेनियल सेल का एग्जाम्पल, उस गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल बताओ, वोल्टिक सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, या डेनियल सेल की क्या बताओ, कैथोड एनोड रिएक्शन बताओ। जो इनकी रिएक्शन है वही क्या है, डेनियल सेल के, क्योंकि इसमें भी Zn और CuSO4 यूज होता है, और इसमें भी Zn CuSO4 होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, कैथोड, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ZnSO4 की क्या होती है, इलेक्ट्रोड होती है। ये किसकी इलेक्ट्रोड होती है, Cu की। ये Zn और ये Cu, इसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है, ZnSO4, इसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ होता है, CuSO4। ठीक है, अब बीच में किससे कनेक्ट कर देते हैं, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का क्या वर्क होता है, साल्ट ब्रिज क्या करता है, इसके सर्किट को कंप्लीट करता है, और जो इनकी दोनों की क्या बनाए रखता है, न्यूट्रलिटी बनाए रखता है, जिससे कि इसमें कोई इसमें अंश ज़्यादा या कम ना हो। इसमें क्या भरा होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट और अगर जेल। जब भी किसी भी उसमें सॉल्यूशन में आयंस की जरूरत होती है, ये ऊपर से इसमें क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। एनोड पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन। एनोड पर जो Zn है किस में चला जाता है, सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में जाएगा तो क्या बन जाएगा, Zn2+2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन है इसके थ्रू होकर कहाँ पहुंच जाएगी, इस सॉल्यूशन में क्या आपका Cu2+, और Cu2+ इससे क्या ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेकर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, Cu2+2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में चेंज हो जाएगा। तो ये तो क्या होती चली जाएगी, इसका वेट तो कम होता चला जाएगा, क्योंकि इसमें से Zn कहाँ जा रहे हैं, सॉल्यूशन में, और इससे कॉपर कहाँ जा रहे हैं, इसके इलेक्ट्रोड पर। तो ये तो इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा और इसका वेट कम हो जाएगा। और बेटा जो ये रिएक्शन होती है ये स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, कैथोड पर आपका रिडक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है वहाँ पर जो डेल्टा G होता है, गिब्स एनर्जी होती है, वो क्या होता है, नेगेटिव होती है। अब देखो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आपको जो सेल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है तो कैसा आ जाता है, Zn
किसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो पहले Zn का ऑक्सीडेशन हुआ Zn2+ में, ये किससे रिप्रेजेंट कर दिया आपने, साल्ट ब्रिज से। अब ये साल्ट ब्रिज से रिप्रेजेंट कर दिया आपने, फिर क्या हुआ, कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन किसमें, Cu में। ये आप कैसे भी याद कर सकते हो, ये शॉर्ट ट्रिक है, ABC, A फॉर एनोड, बीच में ब्रिज, और फिर आपका कैथोड। एनोड पर जिसका ऑक्सीडेशन जैसे हो रहा है ऐसे लिख दो, कैथोड पर जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसे हो रहा है ऐसे लिख दो, और बीच में आ जाएगा आपका साल्ट ब्रिज, ठीक है। और साल्ट ब्रिज में क्या जो ये होता है, क्या फिल होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कौन कौन से, जैसे KCl, K2SO4, KNO3, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के होते हैं कि वे सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या नहीं करते, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, सिर्फ अपने जो हिस्सा है, जो पार्ट है उसे निभाते हैं, न्यूट्रलिटी बनाए रखते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रही है तो पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रही है तो नेगेटिव आ जाता है, ठीक। और इसमें क्या बढ़ रहता है, अगर जेल होता है जो सेमी लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। फिर है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक। अब ये तो होगा पूरी डिटेल किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, और इसका एग्जांपल होता है डेनियल सेल। और डेनियल सेल की भी अगर कैथोड एनोड रिएक्शन पूछते हैं, यही होगी, कैथोड एनोड पर ये होगी और एनोड कैथोड पर ये होगी, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन, और दोनों को इकट्ठा करके बना देते हैं, तो कौन सी रिएक्शन हो जाती है, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है वो, ठीक है। फिर है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एकदम उसकी अपोजिट होती है, किसकी, आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं बेटा उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि मोल्टन स्टेट में जो करंट क्या हो, ट्रांसफर होता है। और मोल्टन स्टेट कैसे बेटा, मोल्टन स्टेट कैसे करेंगे हम, जो आयंस तोड़ते हैं करंट पास करके। जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया आपने, NaCl ले लिया, इसमें क्या पास किया, करंट किया, करंट पास करने के बाद यह Na+ और Cl- में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। और आयंस में ब्रेक डाउन हो गया। अब क्या होगा इसमें, आपको बाहर से देखो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थी वो तो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस, उसमें अपने आप ही वर्क होता चला जाता है, जो केमिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, आप बाहर से क्या दोगे, इससे करंट दोगे या एक्सटर्नल वर्क करोगे, तब इसमें क्या जाएगा, करंट जाएगा। H++ चार्ज हो रहे हैं ना, इधर क्या, इधर से प्लस कनेक्ट करा प्लस, इधर नेगेटिव कनेक्ट करा तो नेगेटिव। ये क्या होता है, एनोड, ये क्या होता है, कैथोड। इसमें प्लस वाला एनोड होता है और कैथोड, ये पोजीशन तो सेम रहेगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसके पास वो आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन किसके पास है, Cl के पास, तो इसका मतलब इसके पास कौन दौड़ कर आएगा, Cl दौड़ कर आएगा। ये कहेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये से इलेक्ट्रॉन देगा, फिर इसके थ्रू जाकर इधर क्या चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। किसके पास कमी है, Na+ के ऊपर चार्ज है, Na+ इस पर से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लगा, तो किसमें बदल जाएगा, ये Na+ Na में बदल जाएगा, और Cl- Cl में बदल जाएगा। तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगा Cl का, और कैथोड पर क्या होगा, Na+ का रिडक्शन होगा, ठीक है। अब देखो ये कौन सी रिएक्शन होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। जो ΔG होता है इसका क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइट NaCl ले लिया आपने, ठीक है। एनोड क्या होती है, आप क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। कैथोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, ठीक है। अब फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स। अब कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस पर। इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा मैंने बता दिया क्या होता है, जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करके उसको क्या कर देते हैं, आयंस में चेंज कर देते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एकदम उसकी अपोजिट होती है, किसके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। और इसमें क्या होता है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, जो ΔG होता है वो पॉजिटिव होता है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट के डिपेंड्स किस किस चीज़ पर करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, KCl, जैसे कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट या कम आयनाइज होगा, इस बात पर डिपेंड करता है। अब मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो मीडियम ले रहे हो आप, उसका एक्वस ले रहे हो या मोल्टन ले रहे हो, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दो तरह की कंसंट्रेशन होते हैं बेटा, एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड, ठीक है। डाइल्यूट में नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होते हैं, कंसंट्रेट में कम होते हैं। फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, क्या पॉइंट होता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रो। जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का मतलब कि जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो कितना रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है या वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, देखो सब जितने भी आपके जो मेटल है, जो आपके ये है मेटल्स है आयनिक फॉर्म में है, तो सबके इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की पावर होती है। बेटा जिस उससे वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है, वो उसकी क्या करता है,
हम देखते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या वैल्यू होती है, देखो इसकी ट्रिक होती है, मैंने ट्रिक की भी वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो देख लेना। और ये इसके ऊपर भी वैल्यू, ये सारी चीज़ मैंने आपको वीडियो में समझाई हुई है, शॉर्ट वीडियो है, सिर्फ 2 मिनट की है, थोड़ी देर लगेगी, देख लेना आप, ठीक है। देखो बेटा ये क्या वैल्यू होती है, जो आपके ये आंसर है, ठीक, +4 में इनके ऊपर सबके ऊपर चार्ज है, जितना भी चार्ज आता है इनके ऊपर सबके ऊपर चार्ज है। तो जो आपके आंसर है, इन्हें इलेक्ट्रॉन गेन करने में या इलेक्ट्रॉन लॉस करने में जितनी भी ये पावर लगाते हैं, ठीक है, वो इनका ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है, ठीक है। जो सबसे ऊपर होगा वही इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होगा, क्योंकि बड़ी जल्दी क्या हो जाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देते हैं, ले भाई ले अब मेरा इलेक्ट्रॉन, तो अपने आप को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, तो दूसरे को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू वो इतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होगा। बेटा शॉर्ट ट्रिक में याद रख लेना कि जो जितना ज़्यादा छोटा वो इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूस का मतलब घटना, इससे याद रखना, रिड्यूस कम होना, लेस होना, इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वही रिड्यूसिंग, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और मोर रिएक्टिव, अप टू डाउन जाने पर रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होती है और इनकी रिड्यूसिंग पावर भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये पूरी की पूरी ट्रिक होते हैं। इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है, आपको ये वैल्यू दे देंगे, पूछ लेंगे कि मोर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, इस तरह यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और उसमें भी आते हैं वो सारे EMF निकालने के लिए, ठीक है। अब वो EMF तो वो तो हो गया, वो किस पर होता है, जो टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है बेटा, फिक्स होता है उस पर वैल्यू, और जो E नोट की वे सारी की सारी वैल्यू होती है आपके। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 2 तरह, एक तो सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक होता है SEP और एक होता है EP। अब देखो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, उसमें जो आप इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन रखते हो वो सिर्फ 1 m रखोगे, ठीक है। जो टेम्परेचर लगते हैं सिर्फ क्या फिक्स वैल्यू होगी, 298 केल्विन रखोगे। तो इस कंसंट्रेशन पर, इस टेम्परेचर पर जो इनकी पावर होगी वही क्या होगी, आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी। इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, से रिप्रेजेंट करते हैं हम E नोट। ये वैल्यू फिक्स होती है सभी की, ठीक है, ये कम ज़्यादा नहीं होती। जिसकी भी वैल्यू है सब क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। देखो वो लिखा हुआ था ना सबकी वैल्यू, वे सब उनकी वैल्यू क्या है, फिक्स होती है। E नोट जो वैल्यू थी वही सबकी वैल्यू जो अभी समझाई है सीरीज, वो E नोट होती है, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना या लॉस करना, वो इलेक्ट्रोड ही तो करता है इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस। जो इलेक्ट्रोड है उसकी टेंडेंसी की कितनी पावर से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितनी पावर से इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो उसकी कंसंट्रेशन अगर कुछ भी है, कुछ भी टेम्परेचर है, उसे खाली बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। अगर फिक्स है तो उसे क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। तो 2 तरह के होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन में क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी वही क्या होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो गेन करने की टेंडेंसी वही क्या होती है, रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, देखो जैसे सेल है, ये इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और जब इलेक्ट्रॉन हो गया तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कौन भागेगा, जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव, पॉजिटिव कोई तो चाहिए, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, जो डेवलप कैसा चार्ज हो जाएगा, डेवलप यहाँ पर चारों तरफ पॉजिटिव। अब इधर क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो बाहर से इसमें बाहर क्या निकल के आओगे, जो नेगेटिव है, तो क्या डेवलप हो जाएगा, तो यहाँ पर तो मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज, यहाँ पर मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर है EMF कैसे निकालते हो बेटा, जो EMF होता है वो होता है कैथोड माइनस एनोड। मतलब जो EMF ई सेल कह लो या EMF कह लो, क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है EMF, तो कैथोड माइनस एनोड या रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, क्या कहते हैं, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन या कैथोड माइनस एनोड। और सिंपल सी ट्रिक है बेटा, जब क्वेश्चन निकालते हैं हमें एक प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता चलता कि जो एनोड की वैल्यू कौन सी है और कैथोड की वैल्यू कौन सी है। सिर्फ एक बात याद रखनी सिंपल से ट्रिक फॉर्म में कि जो सबसे छोटी वैल्यू वही एनोड की है, दूसरी अपने आप कैथोड की हो जाएगी, ठीक है। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही एनोड की होगी आपकी, वही आपको पुट करनी है, किस पर, एनोड पर रखनी है, और दूसरी कैथोड पर, तो आपका ई सेल निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ई नोट सेल मतलब फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन इफेक्ट करता है, नेचर ऑफ मेटल, इट्स आयन, इसका मतलब नेचर ऑफ मेटल भी करते हैं। आप ही बताओ, अगर जो मोर रिएक्टिव है उसका अलग इफेक्ट होगा, जो लेस रिएक्टिव है वो अलग इफेक्ट होगा, तो डिपेंड करता है ना नेचर ऑफ ये
तो फिर अगर नेक्स्ट क्या है आपका कंसंट्रेशन ऑफ आयन। कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा, एक एक्वस फॉर्म में, एक मोल्टन स्टेट में, वो डिपेंड करता है कैसे है कैसे नहीं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है एसईपी। एसईपी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने बता दिया बेटा, जिस पर प्रेशर गैस है तो प्रेशर 1m और एक्वस है तो 1m। ठीक है, एटीएम प्रेशर एटीएम में होता है और ये मोलर में होता है। टी क्या होता है 298, ये फिक्स टेम्परेचर। स्टैंडर्ड रिडक्शन जो पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जहाँ भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है और आपको ऑक्सीडेशन पूछ रहा है तो सीधा उसके सामने क्या लगा दो, सिर्फ साइन चेंज करना है। ऑक्सीडेशन प्लस में है तो माइनस में रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन प्लस में है तो माइनस में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी ये क्या कहता है, जो आईयूपीएससी है इसने कहा कि जो हम किसी उसका भी सेल का ई सेल निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, तो वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम यूज करेंगे सिर्फ उसका रिडक्शन पोटेंशियल। हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे। अगर टीचर भी अगर क्वेश्चन में भी दिया है कि ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो हम उसका साइन चेंज करके किस में बदल लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में बदल लेंगे। जो हम यहाँ पर कैथोड माइनस एनोड जो वैल्यू रखेंगे वो किसकी रखेंगे बेटा, रिडक्शन, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल की और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल की, कि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन देख लो बेटा। ये क्वेश्चन है जैसे कि हाफ सेल इस तरह होगी, देखो ईएमएफ निकालना है, ये आपको सेल दे दी, सेल देने के बाद आपको ई नोट निकालना है। देखो सबसे पहले हमें ये देखना है रिडक्शन पोटेंशियल है, चलो ठीक है, हमें साइन चेंज नहीं करना है। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, साइन चेंज नहीं करना है। अब कैथोड माइनस एनोड, सीधी वैल्यू रख दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1.1 वोल्ट। ठीक, तो याद रखना बेटा, जो अगर आपको ये नहीं पता चला कि एनोड पे किसे रखे कैथोड पर किसे रखे, सिर्फ एक याद रखना, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, चाहे प्लस में हो चाहे दोनों माइनस में हो, ये देखना है जो सबसे छोटी वैल्यू है वो एनोड की है। ठीक है, और क्या दूसरी बात क्या रखनी है कि जो ये वैल्यू रखोगे सबकी रिडक्शन पोटेंशियल की लिखोगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गिवन सेल रिडक्शन इज Zn Ag, ये हो गया। अब इनकी वैल्यू दी हुई है, ठीक, इसकी ऑक्सीडेशन देखो, दोनों की ऑक्सीडेशन दी हुई है, Zn 2 प्लस Ag 2 प्लस, और हमें चाहिए क्या, रिडक्शन। हमें कैलकुलेशन में कौन सी चाहिए बेटा, रिडक्शन चाहिए। तो इसकी वजह से हम इसे रिडक्शन चेंज करने के लिए क्या कर, इसके सामने माइनस और इसके सामने क्या रख देंगे, प्लस। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, रिडक्शन की वैल्यू हो जाएगी, इनकी चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई नोट सेल, तो आपका हो जाएगा कैथोड माइनस एनोड, तो ये आ जाएगा 1.56 वोल्ट आपका ई नोट सेल निकल कर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये तो निकालना हो गया आपका ईएमएफ। आप इस तरह क्वेश्चन दे देता है, आपको पता होना चाहिए, ऐसे कौन क्वेश्चन दे देगा वो आपको, एजी ये दे दिया क्वेश्चन, ये एजी प्लस से Cu2 प्लस Cu में ये रिएक्शन दे दी कि जो ई नोट है इसका एक्स है, इसका क्या रिडक्शन पोटेंशियल देगा, क्योंकि वो दोनों के ये रिडक्शन पोटेंशियल दे दे, इसका ये रिडक्शन पोटेंशियल दे दे, ई नोट पूछ रहा। तो सिंपल सी बात है, कैथोड माइनस क्या होता है एनोड, क्या होता है इसमें कैथोड कौन सा है Cu, तो सी ई नोट किसका है y, तो y माइनस एक्स, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, कैथोड माइनस y माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ 298 फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये वैल्यू दी हुई है सबकी रिडक्शन पोटेंशियल। ये पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने बताया बेटा जो सबसे छोटा वैल्यू वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो Zn माइनस के 76 माइनस के 74, ये तो प्लस के आई तो हो ही नहीं सकते, तो इन दोनों में माइनस के सामने जो जितनी बड़ी होती है वो इतना ही क्या होता है, छोटा। इसका मतलब इसका सबसे ज़्यादा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा कौन सा होगा, Zn वाला होगा आपका। ठीक है बेटा, अब ये तो हो गया इसका। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर हमें एक का दिया हुआ है दूसरे का कैसे निकालेंगे, तो हम उसके लिए यूज करते हैं जो आपका H है, H को रिफरेंस में लेकर, H को रिफरेंस में लेकर दूसरे की क्या निकाल लेते हैं हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं। इसको जो ये होता है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे NH भी बोलते हैं और SH भी बोलते हैं, N फॉर नॉर्मल, S फॉर स्टैंडर्ड। ठीक है, इस पे इनकी जिसकी जो वैल्यू होती है बेटा क्या होती है, 0 होती है। ये ऑक्सीडेशन की तरह भी बिहेव करता है और रिडक्शन की तरह भी बिहेव करता है। अगर इससे मोर रिएक्टिव है तो उसके साथ क्या करेगा, ये रिडक्शन की तरह बिहेव, से लेस रिएक्टिव है तो उसके साथ क्या करेगा, ऑक्सीडेशन की तरह बिहेव करेगा। वो डिपेंड करता है ये आप किसके साथ कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस बता देती हूँ। देखो बेटा, जो SH होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ से एंटर कराते हैं, ये आपका वायर होता है
और इस पर क्या लग रहता है, प्लेटिनम फॉइल। ये प्लेटिनम फॉइल देखो, जो प्लेटिनम फॉइल होती है बेटा सिर्फ एक सरफेस एरिया देती है, वो इनर्ट होती है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो गैस है, गैस का इलेक्ट्रोड तो नहीं होता, तो जो H2 है इसके ऊपर क्या आ जाएगी, ट्रैप्ड हो जाएगी, और ये किसका इलेक्ट्रोड बन जाएगा, फिर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। और यहाँ से इसमें जो कंसंट्रेशन यूज करते हैं 1 m की करते हैं। जब तो स्टैंडर्ड हो गया, टेम्परेचर फिक्स, इस जो कंसंट्रेशन भी लोगे क्या लोगे, 1 m लोगे, प्रेशर है तो 1 बार लोगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, H+ कंसंट्रेशन है। ये पूरी प्रोसेस है। अब देखो बेटा, सपोज करो आपने एक कनेक्ट कर दिया है इधर, इधर की ऑन होता है कैथोड, और इस साइड किसी से कनेक्ट कर दे, इसका मतलब है कैथोड की तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। तो ये दोनों तरह बिहेव करता है। अगर आप इधर कनेक्ट करोगे ऑक्सीडेशन, इधर कनेक्ट करोगे तो रिडक्शन। अब देखो एनोड पे, अगर आप इसे एनोड पे मतलब इस साइड कनेक्ट कर रहे हो तो कौन सी रिएक्शन देगा, H2 2H+ 2 ई में चेंज हो जाएगा। अगर ये कैथोड पर कनेक्ट कर रहे हो तो कैथोड पर कैसे रिएक्शन देगा, 2H+, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और H2 में चेंज हो जाएगा। तो दोनों तरह जो आपका SHE है ये ऑक्सीडेशन की तरह भी बिहेव करता है और रिडक्शन की तरह भी बिहेव करता है। जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो बेटा 0 होता है, कि जो वोल्टेज एमीटर में जो भी आएगा, वोल्टमीटर में जो भी आएगा, वो जो वैल्यू, जो दूसरा इलेक्ट्रोड है जिसकी आप निकाल रही है, सिर्फ उसी की वैल्यू आएगी, क्योंकि इसकी तो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब जो मीडियम रखते हैं इसमें बेटा कौन सा रखते हैं, एसिडिक मीडियम, ठीक। आप देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हो आप, जो सेल है, सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो, PT आपने इलेक्ट्रोड लिया, जिस साइड H2 सी साइड PT बाहर की तरफ, ठीक। H2 1 बार प्रेशर लिया, इसका क्या हो रहा है, PT हो गया कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 किस में बदल गया, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन के लिए। ये क्या हो गया, H2, ये ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर ये क्या होगा, हाफ सेल रिडक्शन, 2H+ किस में बदल गया, 2 इलेक्ट्रॉन में। अब दोनों को क्या कर देंगे हम, कंबाइन करके लिख दोगे, तो H+ 10 H2 और PT। और जब आप इसे कंबाइन करके लिखो, देखा H+ है, H2 में बदल रहा है और PT में, ये इसकी रिएक्शन है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, हो जाएगा बेटा। अब देखो कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड ऑफ Cu यूजिंग SHE। अब SHE का यूज करके आपको किसी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करना, तो सपोज करो आपने इधर अटैच कर दिया इसको, इधर कॉपर है, इसका मतलब इसका इधर है तो एनोड है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पे मैंने कौन सी रिएक्शन बताई थी बेटा आपको, H2 किस में बदल जाएगा, H+ में, H2 H+ में बदलेगा, नहीं बदलेगा, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे बेटा, PT, H2 किस में बदला है, H+ में, फिर बीच में साल्ट ब्रिज, और Cu2+ किस में बदल गया है, Cu में, ठीक है। और इसने कहा इसकी हेल्प से निकालना है। अब जहाँ पर एनोड लिया, एनोड पे तो रखोगे आप 0 वैल्यू, और जो आएगी किसकी आएगी, सिर्फ इसी की वैल्यू आएगी। उसने किसकी वैल्यू दी है, E0 सेल की वैल्यू दी हुई है आपको। E0 सेल की जगह क्या रख दोगे आप, 3.0, फिर कैथोड माइनस एनोड, एनोड क्या है 0, तो जो भी वैल्यू आएगी बेटा किसकी आएगी, आपकी कैथोड की वैल्यू आ जाएगी। जहाँ भी आप SHE का यूज आ जाए, क्वेश्चन में SHE आ जाए, जिस साइड आप उसको रख रहे हो ये समझ लो वो क्या है आपका, वहाँ पर आपको 0 वैल्यू पुट करनी है, ठीक है बेटा। अब है आपके नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या होती है, देखो बेटा नस्ट इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, देखो जो हम ई सेल निकालते हैं, E0 सेल निकालते हैं, वो तो हम किसकी हेल्प से निकाल लेते हैं, जो फिक्स टेम्परेचर पर फिर कंसंट्रेशन पर निकालते हैं, वो तो कर लेते हैं हम कैथोड माइनस एनोड। अगर हमें निकालना है ई सेल, सिर्फ खाली ई सेल, ना कि नोट, सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, तो वो हेल्प लेते हैं हम किसकी, नस्ट इक्वेशन की। अब जो नस्ट इक्वेशन है, अब ये किस बात पर डिपेंड करती है बेटा, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, देखो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, और कुछ नहीं देखना आपको। E इक्वल टू होता है आपका, ई सेल इक्वल टू होता है E0 सेल, ये होता है कैथोड माइनस एनोड की वैल्यू, ठीक, -2.303 RT/NF। RT ये फिक्स होता है, टेम्परेचर भी फिक्स, ये आपका गैस कॉन्स्टेंट होता है, ये भी फिक्स। N जितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। फेराडे भी फिक्स होता है 96500 log 10 Q होता है बेटा आपका ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, मतलब कि रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। आपने 11th में भी पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम पे, और मैंने भी पढ़ा दिया है। अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है खोल के, तो आप इसकी जो क्लास ले रखी है उसमें देख लेना। अब जो EIMF ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनी कंसंट्रेशन पर, E0 क्या है, फिक्स कंसंट्रेशन पर, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है। फेराडे क्या होता है बेटा, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना भी चार्ज, वो ये आपका फेराडे है।
ठीक है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व, मतलब कि जो लॉस हो रहे हैं गेन हो रहे हैं वे क्या है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। ठीक है। और अगर आपका कहीं भी रिएक्शन में सॉलिड या गैस आ जाता है तो उसकी जगह जो वैल्यू रखते हैं बेटा हम 1 रखते हैं। क्या रखते हैं, सॉलिड या गैस आ जाता है तो उसकी जगह जो वैल्यू रखोगे। अब ये नेक्स्ट इक्वेशन, अब नेक्स्ट इक्वेशन की ये देख लो यहाँ पे सिर्फ देखो, हम आर टी लोग, जो आर टी है इनकी सीधे क्या कर दोगे आप, वैल्यू हमें फॉर्मूले में ये सारी चीज़ नहीं रखनी, जो फिक्स वैल्यू है हम उसकी पहले कैलकुलेशन कर देंगे। जैसे आर है, टी है, एफ है, इन सब की फिक्स वैल्यू है तो फिक्स वैल्यू है, इन सब की वैल्यू रख कर हम सीधा जो कैलकुलेशन करके आया आपका आंसर आ गया 0.059 आ गया। और अपॉन एन, जो वैल्यू फिक्स नहीं है उसको ही रखेंगे। जो एन है, एन तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसी के ज़्यादा है किसी के कम है। पी और आर की कंसंट्रेशन भी किसी की कितनी ली है किसी की कितनी ली है, तो सबकी अलग अलग है, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है। अब ये तो हो गया क्या आपका फॉर्मूला, आप जो न्यूमेरिकल में यूज करोगे ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है। आप देखो अगर आपको क्या करना है, हाफ रिएक्शन, अगर किसी की, ये तो हो गया कंप्लीट रिएक्शन के लिए जो वैल्यू होगी, ये क्या होगा, ऊपर बेटा ऑक्सीडेशन आता है, नीचे क्या आता है, रिडक्शन आता है। ठीक है। अब देखो ये तो होगी हाफ, ये तो हो गया कंप्लीट के लिए। अब हाफ के लिए आप कैसे फॉर्मूला यूज करोगे, जो हाफ होती है, हाफ सेल, सपोज करो ये है Cu2 + 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही सेल दे दिया आपको और उसका ये उसका कह रहा है कि ई सेल निकालो, ई नोट सेल निकालो, जो भी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो उसको आप बेटा 1/, फॉर्मूला तो रहेगा यही सेम, सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन की जगह जिसको भी आप हाफ सेल में ले रहे उसे अपॉन में Cu2+ आ जाएगा। देखो बेटा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है तो Cu + Cu2+, और मैंने अभी पहले बताया है ये क्या है, सॉलिड फॉर्म हो गई क्योंकि मेटल में चेंज हो गया। मैंने बताया जहाँ मेटल बन जाएगा, गैस बन जाएगा, उसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं हम, 1 ले लेते हैं। तो इसलिए जहाँ भी हाफ सेल की बात आ जाए ये वैल्यू तो रहेगी पूरी, तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिसकी भी जिक्र है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों Cu2+ आ जाएगा। अगर Zn होता ऑक्सीडेशन होता तो Zn2+ आ जाता। ठीक है, ऐसा हो जाता। ये है हाफ सेल के लिए, अगर किसी का हाफ सेल का आपको वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ई सेल निकालना है। ठीक है। और कैथोड माइनस एनोड मैंने आपको बता दिया। अब एक और बात बेटा, जो नेक्स्ट इक्वेशन है, जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना, जो इनके आगे ये पार्ट होता है मोल्स, ठीक, जब आप कंसंट्रेशन में रखते हो तो ये ऊपर पावर में चली जाती है। ठीक, जब कंसंट्रेशन में वैल्यू लोगे तो क्या चली जाती है, ये पावर में चली। देखो ई सेल ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, जो ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन है आप इसे क्या भी बोल सकते हैं, क्यूसी भी बोल सकते हैं। अब आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नेक्स्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो बेटा एक कंडीशन ऐसे आ जाएगी, इतना ही रिएक्टेंट इतना ही प्रोडक्ट, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, कोई किधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो उसमें एक पोजिशन इक्विलिब्रियम आ जाती है कि मतलब वोल्ट मीटर में कोई भी रीडिंग नहीं है, 0 है, तो नंबर ऑफ आंस दोनों में क्या है, इक्वल है, नहीं इधर जाएंगे और नहीं कोई इधर जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 आ जाए वही क्या हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा और नहीं रिडक्शन हो रहा। जब ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन तो इसका मतलब आप ऑक्सीडेशन वैल्यू नहीं रखोगे नहीं रिडक्शन, तो उसकी जगह आप क्या रखोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc रख देंगे। तो जो स्पॉन्टेनियस होती है बेटा वहाँ पर जी क्या होता है, जी 0 से छोटा होता है। जब नॉन स्पॉन्टेनियस होती है यहाँ पर जो जी होता है एनर्जी क्या होती है, 0 से बड़ी होती है। जहाँ भी 0 से बड़ी होगी तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी, 0 से छोटी होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। ई नोट सेल क्या हो जाता है इसमें बेटा, 0 हो जाता है क्योंकि ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है नहीं रिडक्शन हो रहा है, तो इसकी वजह से जो ई सेल होता है वो 0 हो जाता है। और क्यू की जगह क्या जाता है, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन की जगह क्या लोगे आप, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ई सेल तो हो गया 0, तो सिर्फ क्या आ जाएगा आपका ई नोट सेल रह गया। देखो इस रिएक्शन से समझो, ये तो हो गया 0, अब ये यहीं छोड़कर इस वैल्यू को क्या ले जाएंगे हम दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ रखकर क्या आ जाएगा आपका, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पूरा फॉर्मूला ही रख दिया, ये वाला ये वैल्यू आ जाएगी। और ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन की जगह क्या आ जाएगा, Kc। जहाँ भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। और सिंपली करने के लिए आप 59 को 60 भी कर सकते हो, जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो ईजी से हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, उससे क्वेश्चन जो होता है ईजी हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा आपको। देखो जैसा क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल, आपको बेटा ऐसे दे देगा। ठीक है, देने के बाद कंसंट्रेशन यहाँ पर लिख देगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऊपर, इसका रिडक्शन हो रहा है तो नीचे, फॉर्मूला लिख लो
ई सेल माइनस ईएमएफ कह रहा है, ईएमएफ होता है बेटा ये, ईएमएफ निकालने के लिए कह रहा है। ये ई सेल भी बोल सकता है और सेल पोटेंशियल भी बोल सकता है और ईएमएफ भी बोल सकता है। सो ई नोट सेल 0 पॉइंट ये और ये उसने क्या दे दिया, रिडक्शन दिया हुआ है कैथोड माइनस एनोड से क्या निकाल लोगे आप, ई नोट क्या क्या निकल के आ गया 2.71 आ गया निकल कर आपका ई नोट। रख दो भाई वैल्यू, ई नोट की जगह यहाँ पे रख दिया 0.59 ये रख दिया, ऑक्सीडेशन की वैल्यू ये रख दी और रिडक्शन की वैल्यू आपने ये रख दी। अब देखो बेटा जो ये वैल्यू है आपको मैं इसे करके बता देती हूँ, 0.00 देखते हैं क्या है 0.001 और अपॉन नीचे क्या है 0.001 हो गया इतना। अब देखो इसका है स्क्वायर ही दिया नहीं, सिंगल ही है हो गया। अब देखो 0.1 है 0, अब देखो 1 2 3 पॉइंट हटाओगे तो ऊपर किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस के 3, यहाँ पर कितना है पॉइंट, नीचे बेटा 4 है, एक 0 और है, 1 2 3 4 तो नीचे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो 10 की पावर 4 तो क्या आ जाएगा 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -4। अब जब आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -3, इसमें से ये बच जाएगा तो खाली क्या रह जाएगा यहाँ पर log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है। तो देखो आ गया log 10, पता चल गया बेटा log 10 कैसा आया है। अब इतना हो जाएगा। अब इतना करने के बाद इनकी जो कैलकुलेशन करोगे इसे काट कर आ जाएगा आपका। याद रखना बेटा मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं 2 होते हैं, तो इसे काट कर ही वैल्यू याद कर लेना आप। जो इसे कट करके आती है उसकी वैल्यू आती है 0.0295, जिससे आपको वहाँ डिवाइड करने में टाइम ज़्यादा ना लेना पड़े और इसमें से ये घटकर आपकी वैल्यू आ जाएगी ये। इस तरह क्वेश्चन हो जाएगा आपका ईएमएफ के। वो तो हो गया आपका सेल। और इसी तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ई सेल नोट सेल वाला वही फॉर्मूला, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाला कह रहा है इसका मतलब इसमें नया ऑक्सीडेशन नहीं क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आप क्या करोगे, क्या रिएक्शन दी हुई है Cu2Ag प्लस Cu2 प्लस 2Ag है, ठीक है। अगर वो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन देता है ना तो पहले बेटा आप सेल क्या करोगे, इसे रिएक्शन को करके देखोगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स भी चाहिए आपको, क्योंकि सेल रिप्रेजेंटेशन में तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखते, लेकिन आप जब फॉर्मूला लगाओगे इसमें कंसंट्रेशन की पावर में यूज करोगे। तो इसलिए अगर उसने सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो उसकी सेल रिएक्शन भी करके देखोगे तब वैल्यू लगाओगी। कैसी निकालना है, सेल ई नोट सेल ये दिया हुआ है, आपको पता है फॉर्मूला कौन सा है, कौन सा यूज करते हो, ई नोट सेल 0.59 log Kc। ये निकालने के लिए कह रहा है एन कितने हैं, देखो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है ना, 1 Ag 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 Ag 2 इलेक्ट्रॉन देगा, हो जाएगा 1 Ag 1 लेगा 2 2 लेंगे, तो इतना हो गया। अब होने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पर एन की जगह क्या आ जाएगा 2, देखो मैंने कहा ना 2 की सीधी वैल्यू याद रख लो 0.0245 ये याद रखो log Kc। अब ये है log Kc, इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और जब डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में होने के बाद इसे काट के आ जाएगा आपका 15.0। देखो पॉइंट से पहले जो भी होता है उसे पावर में ले लेते हैं, ठीक है। पावर में लेने के बाद अब देखो पॉइंट है तो 15 + 6, अब प्लस ये है ये तो कर दोगे आप पावर में, और जो 0.6 है 0.6 की जो वैल्यू निकालोगे आप उसमें एंटी लॉग में वो आ जाएगी 3.92। अगर आपको एंटी लॉग ने देखना नहीं आता है आप कमेंट में बता देना, मैं आपको एंटी लॉग वाला भी बता दूंगी, ठीक है। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये देख लो, कैलकुलेट द ईएमएफ, सेल पूछ रहा है बेटा, ई सेल पूछ रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन दे दी उसने, कंसंट्रेशन दी हुई है, लगाओ फॉर्मूला। ई सेल पूछ रहा है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, निकिल ऊपर ये नीचे। तो आपको पता है बेटा रिएक्शन देखो, निकिल के ऊपर कोई आपको आयन साइंस लेनी, यहाँ पर तो कोई पावर आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसमें तो खाली वैल्यू लिखनी है। देखो यहाँ पर मोल्स लिखे हुए, इसका मतलब जो इसकी कंसंट्रेशन लिखोगे उसकी कितनी पावर करोगे ऊपर 2, तो क्या हो जाएगा Ag की पावर 2, और निकिल सिंपल ही रहेगा आपका, हो गया। अब इन दोनों की वैल्यू रखोगे, पावर 2 2 जा 4, और पावर भी क्या हो जाएगी 1 2 3, ये भी क्या हो जाएगी पावर 6 हो जाएगी, क्योंकि 1 2 3 पॉइंट हटाओगे। लो मैं करके दिखा देती हूँ आपको, वैल्यू आपकी 0.16, ठीक है, और क्या है 0.002, पावर क्या हो गई 2 हो गई। तो ये 2 करने के बाद क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हटाओ 16 × 10 की पावर -2, और ये पॉइंट 1 2 3, तो 2 × 10 की पावर -3 की
होल ट्वाइज। तो 2 2 जा 4, 16/10⁻², ये 4, और 3 2 जा 6, 10⁻6, ये 6 कहाँ ले जाओ ऊपर, तो क्या जाएगा, और ये 4 भी काट दो, 4 से 16 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, बस ऊपर से 4 ले जाओ, 4 × 10⁻6 में से 2 हो जाएंगे, तो क्या बच जाएंगे प्लस के 4, इतना हो जाएगा। इतना तो आ गया समझ में। अब देखो ये आ गई वैल्यू, यहाँ तक हो गया। अब ये करने के बाद हमें पता है कि लोग के अंदर अगर मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है तो हम उसे प्लस में लिख लेते हैं। तो log 4 प्लस log 10 ये वैल्यू रखोगे। log 4 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 2। अगर आप log 4 के आपको अगर वैल्यू पता है, एंटी log में वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट रख लो। अगर आपको log 2 की पता है, इसे सिंपल फॉर्म बना लो, इसे पावर में ले जाओ, और ये कहाँ चला जाएगा, हमेशा जो पावर में होता है वो log के बाहर चला जाता है। फिर log ये भी पावर में है तो 4 कहाँ चला जाए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, और 2 log की वैल्यू क्या होती है 0.303 और प्लस 4। अब इन्हें जो कैलकुलेशन करके आ जाएगी आपके, आ जाएगी 0.914। ठीक है बेटा, ये हो गए आपका जो नेक्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन है, कितने टाइप से किस तरह से पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन हो गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जितने भी टाइप के इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं सारी टाइप के आपको एक क्वेश्चन कराती जा रही हूँ। देखो एक टाइप के इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद ए सोल्यूशन वुज pH। अगर pH के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, आप कंसंट्रेशन H+ इलेक्ट्रॉन ½ में बदलेगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे से 1। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बेटा। अब कैथोड पहले तो इतना ही देख लो, ये क्या है ई सेल, ये हाफ सेल की जिक्र हो रहा है। तो मैंने बताया है जिस हाफ सेल को इसकी वैल्यू निकालनी होती है ना बेटा, उसको यहाँ लिख लेते हैं हम। रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, माइनस ये तो हाफ सेल है तो 1/H+ हो गया। और ये इसमें क्या होती है आपकी, जो इसकी वैल्यू होती है E0 सेल की क्या होती है, आपको पता है, जहाँ SH यूज करोगे वहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब पूरा का पूरी वैल्यू तो हो गई 0। ठीक है, कौन रहेगा, ये और ये। अब देखो इसको क्या वैल्यू पुट कर दो, 0 रख दिया, ये 0.591 हो गया log 1/H+। अब देखो ये इतना वैल्यू होगी, इतना होने के बाद pH की आपने 10th क्लास में पढ़ा होता है, जो log का फॉर्मूला होता है एसिडिक pH वैल्यू में log 1/H+ होता है ना। तो pH कितनी दी हुई है ना वैल्यू 10, तो आप log H+ इक्वल टू क्या कर दोगे, इसके सामने क्या होता है माइनस होता है, और ये क्या होता है 10 होता है। तो माइनस आप यहाँ पर यहाँ से यहाँ पावर ले जाते हैं, यहाँ से यहाँ ले जाते, तो ये माइनस कहाँ ले जाएंगे हम ऊपर, और इसका मतलब रिवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, मतलब इसका 1/H+ ले लेंगे। तो ये वैल्यू किसकी बना दी आपने 1/H+, जो आपके फॉर्मूले में था। ये कहाँ रख दोगे log 10 के यहाँ पर रख देगा, log 10 के यहाँ पर रखने के बाद जो आपकी वैल्यू है यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आपका है यही क्या हो जाएगा, H0 किसकी वैल्यू का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस बेटा हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ करंट, करंट में जो भीड़ भड़ाक मतलब रुकावट जो रोकता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा ओम होती है। एक होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह लो, रेजिस्टिविटी कह लो। ये क्या होता है, अब जो आप वायर ले रहे हो उसका जो एरिया है उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर हो, तो वो जो ये पॉइंट हो वो क्या हो जाएगी आपकी, उसकी जो रेजिस्टेंस होगा इतने वायर का, कि एक वायर है कि इतना वायर ले लिया आपने, ठीक, इसका जो एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ से यहाँ तक का, और लेंथ है 1 सेंटीमीटर। तो ये इतने की जो आपकी रेजिस्टिविटी होगी उसी को ही, उस रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, अब देखो रेजिस्टिविटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अब जो रेजिस्टिविटी होती है आपको रो से, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आर इक्वल होता है आपका P × L अपॉन रो × L/A। ये क्या होता है आपका सेल कांस्टेंट, ये क्या रख दोगे आप 1, ये भी क्या रख दिया 1, तो आर इक्वल किसके हो गया आपका रेजिस्टिविटी के। तो वो रेजिस्टिविटी जिसपे LB1 A1 और ये क्या हो जाए, वो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के क्या होता है इक्वल होता है, उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने ये 2 इलेक्ट्रोड लिए है, इसके बीच में जो ये है ये एरिया तो क्या होगा आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो लेंथ है वह इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है वो क्या ले लिया आपने 1 सेंटीमीटर। तो इस एरिया की जो रेजिस्टेंस होगा वो इसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है बेटा, अब है टाइप ऑफ आपका कंडक्टर।
ये टू टाइप के कंडक्टर्स होते हैं, एक तो होता है मेटालिक, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटालिक क्या होता है बेटा? मेटालिक जैसे मेटल आप वायर यूज करते हो, उसमें जो करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, उसके मूवमेंट से होता है, उसे मेटालिक कंडक्टर बोल देते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक को जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं कौन? आयंस। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिकम्पोज होकर आयंस की फॉर्म हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और जो मेटल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन से फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन, वो करंट, वो होता है आपका मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, फिर है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होते हैं? कंडक्टेंस देखो बेटा, इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। जो कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। अब देखो इसे कैसे करोगे? G इज इक्वल टू 1/r, ये क्या है आपका? कंडक्टेंस। 1/r रेजिस्टेंस। जो इसकी आपकी यूनिट होती है वो होती है ओम इनवर्स। क्या होती है? क्योंकि नीचे है, आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगी? ओम इनवर्स हो जाएगी। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है, ऊपर जाओगे तो ओम इनवर्स, तो वही क्या हो जाएगी? कंडक्ट की यूनिट हो जाएगी। तो G इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 1/r। यहाँ पे क्या कर दोगे? R की वैल्यू पुट कर दोगे। R की वैल्यू पुट करते ये क्या बन जाएगा? A/L। तो 1/P होता है आपका कापा, कंडक्टिविटी। 1/P क्या होता है बेटा? कापा। और इस 1/P की जगह क्या रख दोगे कि तो ये कंडक्टेंस का आपका रिलेशन निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कंडक्टेंस तो हो गया, जैसे रेजिस्टेंस था उसकी रेजिस्टिविटी, जैसे कंडक्टेंस उसी की कंडक्टिविटी। अब ये ऐसे ही सेम जो कापा है अभी बताया ना, कापा क्या होता है? कंडक्टिविटी। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1/, आपकी जो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, रो होती है। अब इस पे यहाँ हम इसका फॉर्मूला खोल देंगे। क्या होता है इसका फॉर्मूला? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला 1/r। L कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो एक कापा के बीच में रिलेशन आ जाएगा। कापा इक्वल टू मतलब कि कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/r इंटू L/A हो गया। 1/r क्या होता है? G। L/ क्या होता है आपका? सेल कॉन्स्टेंट, जिसे G नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या रिलेशन निकल के आ जाएगा? कि कापा इक्वल टू आप ये क्या है? कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट। इसे सेल कांस्टेंट ऐसे लिख लो। अगर L/A की वैल्यू में फॉर्म में वैल्यू दी है तो L/A लिख लो। ये निकल जाएगा आपका रिलेशन। यहाँ से आप कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। क्लियर? तो कंडक्टिविटी की क्या डेफिनेशन दे सकते हो? कंडक्टेंस ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब 1 ml के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपने 1 ml इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसके अंदर आयंस 1 ml के अंदर जितने भी आयंस है जो कंडक्टिविटी को कंडक्ट कर रही, ठीक है, वही क्या होगी? कंडक्टेंस होगी। ठीक है, उसकी जो वो है इलेक्ट्रिसिटी, जो वो है कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही, वो इसकी क्या होगी? कंडक्टेंस। ठीक है, एरिया 1 सेंटीमीटर, वही सेम वॉल्यूम ले लो या आपका एरिया और लेंथ कह लो। वॉल्यूम कह लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, या आप क्या कह लो कि एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, L 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो वहाँ पर ही जो कापा है वही कंडक्टेंस के क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। जो इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। इसे मो सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर भी होते हैं। बेटा इनकी यूनिट बहुत जरूरी है, कभी कभार एक नंबर में यूनिट ही पूछ लेता है वो। ठीक है, अब कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट में जो कापा होता है वो ज़्यादा होता है और डाइल्यूट में जो कापा होता है वो कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? देखो बेटा 1 ml आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक, अब कम पानी है तो आयंस 1 ml में ज़्यादा आ जाएंगे, तो कंडक्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। आपने इसमें पानी 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 डाल दिया और उसमें से सैंपल उठा लिया, तो आयंस तो कम हो जाएंगे। जब आयंस कम हो जाएंगे 1 ml में, तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा? कम। कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब कंडक्टिविटी कम हो जाए, दो कंसंट्रेशन आयंस कम, तो आपकी कंडक्टिविटी भी कम। आयंस ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा। ठीक है, ये हो गया आपका कंडक्टिविटी कंडक्टेंस। अब आ जाओ मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा? मोलर कंडक्टिविटी, अब उसमें तो आप लेते थे ml की, 1 ml वॉल्यूम ले लिया, वो उसकी कंडक्टिविटी होगी। लेकिन मोलर से निकाल लो, मतलब जिसमें मोल्स लेते हो। इन्होंने कहा कि भाई वॉल्यूम तो आप रखो कितनी भी, वॉल्यूम नहीं चाहिए हमें तो बस 1 मोल्स चाहिए। 1 मोल्स निकाल लो और 1 मोल्स के अंदर जो आपकी कंडक्टिविटी होगी वो इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट के है उसमें से 1 मोल्स ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, और उसके अंदर 1 मोल्स के अंदर जितने आंश वही क्या कंडक्टेंस कंडक्ट करेंगे, वो इसकी क्या होती है? कंडक्टिविटी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल M कापा मल्टीप्लाई
वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होती है आप कंसंट्रेशन से निकाल सकते हो। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N/V मल्टीप्लाई 1000। ये V कहाँ चला गया, यहाँ ये M यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू N की V की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे यहाँ पर, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, लैम्डा M मोलर कंडक्टिविटी कप इनटू 1000/M। ये होगी आपकी मोलर कंडक्टिविटी, हो गया। अब जहाँ पर अगर जो वॉल्यूम है अगर कंसंट्रेशन की फॉर्म है, जो मोलरिटी है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन, तो हम की जगह आप क्या ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी क्या हो जाएगी, ऊपर कापा है तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, अपॉन क्या है सी, कंसंट्रेशन क्या होता है मोल सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ये माइनस का और ये प्लस का तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस के बजाएंगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये ऊपर जाएगा इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर या मोल इनवर्स, इन दोनों में से आप कोई सी भी यूनिट कर सकते हो। अब देखो इक्विवेलेंट, अब इक्विवेलेंट क्या है, वो मोलर में तो 1 मोल लिए थे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, याद रखियो, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है इसमें लेते हैं हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है इसमें लेते हैं हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन में क्या होता है, नॉर्मलिटी में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, EQ इक्वल K मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वो इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी वाला फॉर्मूला लगा दोगे आप। नॉर्मलिटी की यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000/N आ जाएगा, बस V की जगह वहाँ पर 1000/C आ गया था, M आ गया था, ऐसे ही 1000/ यहाँ पर N आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, यही सेम साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, बस यहाँ पर मोल इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में क्या होता है आपका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में बेटा जहाँ पर उसकी कंडक्टिविटी पर वो कंडक्टिविटी जिस पर जितने भी आयंस है वे सब क्या हो जाए, जितने भी आपके जो मोल इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसके अंदर मोलिक्यूल है वे सब के सब किस में चेंज हो जाए, आंस में हो जाए, वो क्या होता है आपको, उस कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। और या एक क्या बात ये कह सकते हैं आप दूसरी लैंग्वेज में आप क्या भी बोल सकते हो, जो आपकी एक कंडक्टिविटी है इसे हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी बोल सकते हैं, कि जब तक हम डाइल्यूशन करते जा रहे जब तक कि हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन ना हो जाए, उस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर तो जो कंडक्टिविटी होगी वही आपकी क्या होती है, अगर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाए 0, जब कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0 हो जाए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए, उस पर आपका क्या हो जाएगा मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कभी कभार बेटा क्वेश्चन में क्या देता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में क्या कर देता है कि वैल्यू ना देकर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ना कहकर ये कह देता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टिविटी। तो आपको खुद ही समझना है कि ये क्या दी हुई है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी है, इन्हें क्या दे दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे दिया, ठीक है। ये इसका बेटा ये जो दिया था, ये जो इक्वेशन दी थी ये दी थी डिबे हक्कल ने। कैसे है ये इक्वेशन, आप देखो बेटा ये किस तरह प्रोसेस रहती है, देखो हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसके ऊपर ये लगा देते हैं, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसे लैम्डा नोट M हो जाता है। केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन, ये क्या है कंसंट्रेशन है। अब देखो बेटा यहाँ कंसंट्रेशन 0, आप इधर बढ़ोगे कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़े तो कंडक्टिविटी क्या होगी घटेगी, हम पढ़ के आए, आप इधर चलोगे कंसंट्रेशन कम होगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब देखो यहाँ पर इंटरसेप्ट हो गया, जहाँ पर डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, जहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है 0, उसी कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर लैम्डा M लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल हो गया। अब देखो इंटरसेप्ट है तो ये जो आपकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी के उसके इक्वल हो जाएगी। देखो y एक्सिस पर कौन है लैम्डा रख दिया, इंटरसेप्ट कौन है c होता है, इंटरसेप्ट कौन होता है लैम्डा ये रख दिया। आप कंसंट्रेशन M माइनस B आपने क्या ले लिया कांस्टेंट ले लिया, कोई भी कांस्टेंट ले लिया, ठीक, ये कांस्टेंट होता है। अब देखो इस ये माइनस है, इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप कहीं पर आप ये भी देखोगे ये कैसे लिख देते हैं इसको AC 1/2, इस फॉर्म में भी आप इसको देख सकते हो, ऐसे भी हो सकता है ये। तो ये इसकी इक्वेशन, ये इसका फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। हम कैसे भी क्वेश्चन में कैसे पूछ सकते हैं कि कंसंट्रेशन कम होगी जितना ज़्यादा डाइल्यूशन, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन इतनी ज़्यादा, जितना कम डाइल्यूशन इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन, ठीक है। एक दूसरे के क्या होती है, एक दूसरे के इन्वर्सली अपोजिट होते हैं। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बेटा हम इसकी नहीं निकाल सकते। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कौन सा लॉ करते हैं, कॉर्लन्स लॉ होता है उसका यूज करते हैं। आप देखो बेटा सारी उसका निचोड़, डाइल्यूशन पर जो कंडक्टिविटी होती है
वो तो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाती है। बेटा नीट में पूछ लेते हैं इस तरह क्वेश्चन। डायल्यूशन जो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सब इंक्रीज हो गए, सिर्फ किसको छोड़कर, जो कंडक्टिविटी है ये डिक्रीज होगी, वरना डायल्यूशन पर ये सब चीज़ क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब है कोरलाउन्स लॉ, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब आप क्या करते हो, किसी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके जो आंश है, ठीक है, उनके सम को जो आप रिप्रेजेंट करते हो वही किसके अकॉर्डिंग है, आपका कोरलेंस लॉ होता है। क्या कह रहा है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या रिप्रेजेंट करती है, एज द सम ऑफ इंडिविजुअल क्या कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड कैटायन द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जैसे कि आपका क्या है, Na और Cl है, ये दोनों क्या है, अंश किस किस से मिलके बने, N+ और Cl-। तो इन दोनों के सम को कौन रिप्रेजेंट करेगा, जो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। एक आगे जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है जो इलेक्ट्रोलाइट के इंडिविजुअल आयंस है उनके सम को, ठीक है। देखो बेटा ये तो होता है कैपिटल लैम्डा और ये होते हैं स्मॉल लैम्डा, ठीक है, ये कैटायन प्लस एनायन, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसे इस तरह भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये होते हैं बेटा जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है उसके आगे जो मोल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि Al2SO4 है, एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको मैं साथ के साथ, जैसे Al2SO4 है, इसको आयनाइज करो, 2Al हो गया 3+, ठीक, और दूसरा क्या हो गया आपका, कितने हैं, SO4 है, SO4 2 अब देखो बेटा Al2SO4 की थ्राइज होते हैं 3 मॉलिक्यूल किसके हो गए, इसके हो गए। अब जो ये है ये आपको किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये वाले, ये आपको कि इनकी भी मल्टीप्लाई होगी जो इनकी वैल्यू दी रखती है, ठीक है। अब है आपका, अब कंडक्टिविटी कर ली हमने, मोलर कंडक्टिविटी। अब एक बार इनके ऊपर बेटा क्वेश्चन देख लो, कंडक्टिविटी ऑफ ये कंडक्टिविटी दे दी, इसका मतलब कापा दे दिया, सॉल्यूशन ऑफ KCl and 298, ये क्या नहीं कंडक्टिविटी है तो सॉल्यूशन एम है, बाद में एम लिखा हुआ ना, इसका मतलब क्या है आपका, ये कंसंट्रेशन दी हुई है, कंडक्टिविटी ये दी है, देखो इसकी यूनिट से पहचानो। फिर मोलर कंडक्टिविटी कह रहा है तो लैम्डा m इक्वल टू क्या होता है, कापा मल्टीपल 1000 और m दिया हुआ है, उसने कापा दिया है, आंसर निकल जाएगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल द 0.1 मोल, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। इसमें क्या कहा है कि इसने 2 सेल ली है, जिसका जो सेल तो सेम है लेकिन उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग फिल कर दिया आपने। तो फिर ये कह रहा कि अगर एक की कंसंट्रेशन ही है तो दूसरे की क्या होगी कंडक्टिविटी। तो आपके पास M1 भी है, R1 भी है, K1 भी है, M2 है, R2 है, और क्या पूछ रहा है, K2 पूछ रहा है। तो पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा सेल कांस्टेंट, क्योंकि सेल कांस्टेंट दोनों का सेम है। जब आप सेम मटेरियल होता है उसके अंदर सेल कांस्टेंट दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो कापा क्या होता है फॉर्मूला, G × N, G तो दिया नहीं लेकिन R1 तो दिया हुआ है, R1 निकाल लो, हो जाएगा। K1 आपके पास है, आपके पास R1 भी है, सेल कांस्टेंट निकल जाएगा। और जो सेल कांस्टेंट है ये क्या है, दोनों का सेम है। जब दोनों का सेम है तो क्या कर दोगे आप, सेल कांस्टेंट आप मीटर में है, इसको पहले किस में बदल लोगे, सेंटीमीटर में। अब K2 निकाल दो, सेल कांस्टेंट अपॉन R2 में दिया हुआ है, आपके पास K2 आ जाएगा। और फिर किस में रख दो, इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी, M2 की वैल्यू दी है, K2 की आपने यहाँ से निकाल ली, ये मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी। आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मिग्रेशन ऑफ आयन, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मिग्रेशन ऑफ आयन क्या होता है, देखो बेटा जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मिग्रेशन ऑफ आयन होता है इसमें क्या होता है, आपके जो आयंस है, ठीक है, आपके आंस ये है कि वे एक दूसरे को परेशान, जब आयनाइज हो जाते हैं उनका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे कि BaCl2 है, आप ये फ्री ये एक दूसरे को आयनाइज होने के बाद कुछ भी परेशान नहीं करते हैं, मतलब ये अपने आप में फ्री है, ये अपने आप में फ्री है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्शन कुछ नहीं करते जब इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हो। तो यही जो ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर यही वैल्यू हम इक्विवेलेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, देखो बेटा अगर इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट कर दोगे तो आगे नंबर ऑफ आयंस नहीं आते, लेकिन यही अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में लिखोगे तो आप क्या करते हो, नंबर ऑफ आयंस आगे रिप्रेजेंट करते हो। और इनका जो रिलेशन होता है ये होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब बेटा जो चार्ज है, टोटल नंबर ऑफ आयंस नेगेटिव और पॉजिटिव ये आ जाएंगे और ये वैल्यू हो जाएगी और यहाँ से ये दोनों का रिलेशन निकल जाएगा।
अब देखो बेटा, फिर एप्लीकेशन ऑफ कार्लाइल्स लॉ। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले कहाँ यूज किया था, कैलकुलेटर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाली आपने इससे वीक इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। सेकंड क्या करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं इसके हेल्प से, क्योंकि आपके पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेंगे आप इसके हेल्प से। फिर सेकंड क्या करते हो, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट केसी निकाल लोगे आप इसके हेल्प से, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, आपने उसमें पढ़ा होगा, ये सॉल्यूशन में भी है, ठीक है। सी क्या होती है, कंसंट्रेशन, ये क्या होता है, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आपका। तो आप जो अल्फा है, ये वैल्यू क्या होती है इसका, ये वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे आप इसमें, के सी लैम्डा एम स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन लैम्डा एम स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दोगे, इसकी मल्टीप्लाई होने के नीचे इसके क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे, एलसीएम से इससे ये कैंसिल, तो खाली एक बच जाएगा, तो लैम्डा एम स्क्वायर ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। सी क्या है आपका, कंसंट्रेशन, अल्फा है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसके हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब केसी निकाल सकते हैं। इसके एक दो क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसकी वैल्यू दे दी आपको, ठीक है, ये दी हुई है। फिर कह रहा है वाइल, ये क्या है, स्मॉल लैम्डा है, इसकी वैल्यू दी है, और किसका पूछ रहा है, देखो Al3+ का पूछ रहा है। देखो आपको पहले तो इस फॉर्म में लिखोगे आप इसको, ठीक है, या अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, ये है, ये दे दिया, इसकी वैल्यू उसने पूछी हुई है, 3 आंस है भाई, 3 की मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू में कर दोगे। अब क्या करोगे, Al3+ यहीं रहेगा, इससे क्या ले जाओगे, दूसरी तरफ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और इसके अपोन में इसके साथ 2 है, तो अपोन में क्या आ जाएगा 2, तो ये इसकी आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये निकल जाएगी आपकी जो आंसर है इसकी मोलर कंडक्टिविटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, द कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह रहा है किसका, एसिटिक एसिड का, और आपको लैम्डा एम दिया हुआ है, कैपिटल लैम्डा मतलब मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है आपको, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये, और ये यहाँ से क्या निकाल लोगे, ये स्मॉल लैम्डा की वैल्यू है, तो कैपिटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लोगे, पहले तो ये निकाल ली, ये उसने दी हुई है, निकल गई, और सीधा फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या आ जाएगा आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है बेटा। देखो इस आयंस की वैल्यू दी हुई थी, तो इससे क्या निकाल दो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसने दी हुई है, तो ये आ गई वैल्यू, सीधा ये ऐसा क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का था, कंडक्टिविटी का पर दिया हुआ है, नहीं कंडक्टिविटी ऑफ एम है तो कंसंट्रेशन मेथेनोइक एसिड ऑफ 5.25, ये कंडक्टिविटी दे दी, मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, इन दोनों की वही सेम बिल्कुल, यहाँ से क्या निकाल लोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कापा भी है आपके पास, कंसंट्रेशन भी है, मोलर कंडक्टिविटी निकाल दोगे, और फिर वही अल्फा डिसोसिएशन हो जाएगा वैल्यू आंसर। अब देखो अब इलेक्ट्रोलाइसिस इन एक्वस सॉल्यूशन, देखो बेटा एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस, अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चन आता है बेटा, नीट में भी आता है, जी में भी आता है इसमें से क्वेश्चन, और वैसे उसमें से क्वेश्चन आता है आपका 12th में। देखो बेटा क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या है, गियो प्रोफेशनल डिस्चार्ज थ्योरी, इसे हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि कौन सा मेटल जल्दी से डिस्चार्ज हो, पर आपको कैथोड पे मिलेगा या एनोड पर मिलेगा। देखो सपोज करो आपके पास कैथोड पे एक ही जाएगा, एनोड पर एक ही आयन जाएगा, लेकिन आपके उसमें कितने आयंस है, सपोज करो 4 आयंस है, अगर 4 है तो 4 में से किसे आप कैथोड पर भेजोगे और किसको आप एनोड पर भेजोगे, तो इसका कैसे पता लगाओगे आप कि कैथोड पे कौन सा जाएगा और एनोड पर कौन सा जाएगा। तो बेटा देखो ट्रिक बताऊंगी मैं आपको, ट्रिक बताऊंगी लास्ट में, पहले आप इसको ही देखो। अब देखो जो आपका ये होता है मेटल, जिसकी एनर्जी डिसोसिएशन, जो एनर्जी होती है जिसकी जितनी कम एनर्जी को, जो जितना लेस रिएक्टिव, डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका जितना कम होगा, ये एनर्जी जिसकी जितनी कम होगी वो इतनी जल्दी कहाँ पर जाएगा, उसके इलेक्ट्रोड पर या कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। या जो जितना कम रिएक्टिव होगा, जो जितना कम रिएक्टिव होगा वो ही क्या जाएगा, कैथोड और एनोड पर। आप कैसे भी देख सकते हो, या तो इस तरह याद कर लो, जो कम रिएक्टिव वो ही जल्दी निकल के आएगा कैथोड और एनोड पर, बस ये बात याद रखो, वरना सारी बात याद रखोगे उसमें आप घूम जाओगे, ठीक है। देखो प्रीफरेंस के रिएक्टिविटी के एकदम अपोजिट, ठीक है, जो रिएक्टिविटी के एकदम क्या होता है, अपोजिट होता है, जो कम, जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वही आपका किस पर जाएगा, एनोड या
कैथोड पर जाएगा। अभी दो चीज पर डिपेंड, सपोज करो 2 इलेक्ट्रोड ले रहे हो, इसमें आपने NaCl का सोल्यूशन ले लिया, इसके साथ क्या है, वाटर भी है, तो Na प्लस H प्लस, 2 आयंस हो गए, प्लस के 2 आयन हो गए माइनस। तो इन चारों में से कौन एनोड पर जाएगा, कौन कैथोड पर जाएगा, वो डिपेंड करता है इनकी किस पर, जो इनकी रिएक्टिविटी पर है, जो इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी है, जिसकी कम होगी वही एनोड और कैथोड पर जाएगा। प्लस में से एक एनोड पर, प्लस में माइनस में से एक, माइनस में से एक एनोड पर, प्लस में से एक कैथोड पर, ऐसे जाएगी। तो ये चीज किस बात पर डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका नेचर कैसा है, जैसे कि इनर्ट है या रिलेटिव या एक्टिव इलेक्ट्रोड है। जो रिलेटिव इलेक्ट्रिव या एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं ये तो होते हैं बेटा आपके क्या, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं सिर्फ वे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए क्या देते हैं, सरफेस एरिया देते हैं, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, अब देखो बेटा ये इनकी ऑर्डर हो गई, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। अब देखो जैसे इधर ये मोर रिएक्टिव है, डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी भी क्या जा रही है, ये घटती जा रही, जिसकी जितनी कम वो जल्दी ही कहाँ जाएगा, एनोड और कैथोड पर। सपोज करो आपका कौन है, हाइड्रोजन और कॉपर है, इन दोनों में से प्लस प्लस है दोनों, तो कौन सा जाएगा आपका, प्लस वाला है तो प्लस किस पे जाता है, माइनस वाले पे, तो कौन सा जाएगा, जो आपका ये इसकी एनर्जी इससे कम है, ये कम है ना इसकी एनर्जी, इसका मतलब ये तो रह जाएगा सॉल्यूशन में, कौन जाएगा आपका, जो कैथोड पर जाएगा Cu2 प्लस जाएगा। ठीक है बेटा, और ऐसे ही इसमें जिसकी एनर्जी कम वही नेगेटिव पार्ट किस पर जाएगा, आपका एनोड पर जाएगा। अब देखो बेटा ये एनोड और कैथोड की सुन लो, कैटायन एनायन। अब रिएक्शन कैसे होगी, दो रिएक्शन फिक्स है, वाटर वाली रिएक्शन आपकी क्या होगी, दोनों में फिक्स होगी। देखो बेटा अब यहाँ ध्यान दो, जैसे सपोज करो ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इसे पूछ लेगा कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, कौन कितने आंसर मिल गया आपके, Na प्लस Cl माइनस। ये प्लस प्लस चार्ज है, मैंने अभी बताया कि जो ज़्यादा कम, जो कम रिएक्टिव होगी वही क्या मिलेगा कैथोड पर। तो Na मोर रिएक्टिव है, ये क्या है लेस रिएक्टिव, तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या होगी आपकी कैथोड पर होगी। ठीक, अब Cl नेगेटिव और OH, जो OH होता है उससे कम रिएक्टिव होता है कौन आपका Cl, तो कौन सी हो गया, ये वाला आपको एनोड पर मिलेगा। A फॉर एनोड, A फॉर एनायन, C फॉर कैथोड, C फॉर कैटायन, इससे याद रखा करो। ठीक है कि प्लस वाला कहाँ जाएगा और माइनस वाला कहाँ जाएगा। और अब बच गया कौन, Na प्लस और OH माइनस, ये दोनों बच गए, ये रहेंगे आपके सॉल्यूशन में। जब आप इसका इवेपोरेशन करोगे क्रिस्टल की फॉर्म में आपको NaOH के उसमें मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CSO4 एक्वस यूजिंग इलेक्ट्रोड। बेटा यहाँ ध्यान देना, अगर है ये एक्वस, ठीक, इसका मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक, अभी मैं इसका एग्जांपल दे रही थी ना, ये इससे लेस रिएक्टिव है, इसका मतलब कैथोड पर कौन जाएगा Cu2 प्लस। इन दोनों में से देखो बेटा इससे ये कम है। देखो अगर OH है, दो रिएक्शन याद कर लो, रट्टा मान लो दो रिएक्शन का, एक तो H प्लस वाले का जो कैथोड पे जाता है, एक इसका एनोड पे। अगर कभी भी आपके ये SO4 हो गया, NO3 हो गया, Cr2O7 हो गया, ये होते हैं, तो उस पे आपकी एनोड पे ऑलवेज O2 गैस मिलती है। ठीक है, तो 4OH लोगे, 4OH ये 2H2 में बदल जाएगा, कितने नेगेटिव है 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये आपकी इसमें से ऑक्सीजन। ये रिएक्शन रट लो, जहाँ भी OH है OH की जगह आपको ये वाली रिएक्शन देनी है। देखो आप डिफरेंस बेटा, अगर PT इलेक्ट्रोड दे रहे तो ये रिएक्शन होगी, लेकिन अगर आपने Cu इलेक्ट्रोड कर दिया, ये तो इनर्ट थी लेकिन ये क्या है रिएक्टिव है, लेकिन एक्वस तो नाम नहीं आया। जब एक्वस नहीं आया है इसका मतलब आपको OH लेकर नहीं आना है इसमें। अब इसी के आंस के बीच होगी, पहले तो CSO4 आंस में टूट जाएगा, टूट गया। अब कैथोड पर कौन जाएगा Cu2 प्लस, ये वाली रिएक्शन होगी। ये तो रिएक्शन दोनों में होगी सेम, कैथोड एनोड पर बदल जाएगी। जो आपका Cu है, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रोड है वो Cu, वो किस में मिल जाएगा आपका कॉपर में, और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और जो SO4 है आपके इसके, जो CSO4 था, CSO4 के जो कॉपर था वो तो चला गया किस पर, इलेक्ट्रोड के ऊपर। उसमें जो आपका इम्प्योर 2 इलेक्ट्रोलाइट, देखो समझो, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होती है, एक इम्प्योर और एक होती है बेटा प्योर। जो इम्प्योर होती है वो एनोड, जो प्योर होती है वो कैथोड होती है। ठीक है, और ये हो गया सॉल्यूशन। अब जो ये सॉल्यूशन हो गया बेटा, इसमें जो आपके इसमें ये तो ये इसमें इम्प्योरिटीज भी है, ये आपका प्योर है, तो जितने इसमें CSO4 है वे तो इसमें मिलते जाएंगे, और जो इसके CSO4 है वे कहाँ होते जाएंगे, यहाँ पर इकट्ठे होते जाएंगे। तो अब देखो बेटा जितने भी इसमें कॉपर है वे ऐसे थ्रू होते हुए कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे,
यहाँ पर सब मिल जाएंगे। तो एक बार तो ये वाली रिएक्शन होगी एनोड वाली और एक बार कैथोड वाली। तो एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होगा कॉपर का, फिर जो इसमें Cu2+ है जो इलेक्ट्रॉन देगा ये ऑक्सीडेशन होकर ये Cu2+ लेकर कहाँ बैठ जाएगा यहाँ पर। तो ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी Cu जो सॉल्यूशन में आपका क्या है SO4 है, सॉल्यूशन में SO4 है, वो इसके साथ रिएक्शन करके आपके दोबारा सॉल्यूशन बढ़ा देगा। फिर सॉल्यूशन में से फिर कैथोड पर चला जाएगा, फिर ये दोबारा इम्प्योर में से Cu आएगा CuSO4 के साथ। ऐसे ही प्रोसेस चल जाती है। इससे इम्प्योर में से जितना भी कॉपर है सब प्योर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये बेटा ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रोड दी है Pt है या कॉपर है, ऐसे ही Ag के साथ हो जाएगा। अगर Ag एक्वस में है, Pt इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर Ag और वो रिएक्शन आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे क्या आ गया है Ag, ये रिएक्शन तो रहेगी सेम ही, Ag का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन जो एनोड है, एनोड पर Ag के साथ जो भी कॉम्बिनेशन है उसके साथ ये निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो ट्रिक शॉर्ट फॉर्म में अब देखो ट्रिक क्या है इसकी। देखो कैथोड पे अगर आपके पास, आप इतने मेटल कहाँ तक याद करोगे, सिर्फ आपको एक बात याद रखनी कि जहाँ S ब्लॉक मेटल है, सिर्फ 3 याद रखने आपको। जहाँ पर S ब्लॉक मेटल है, एल्यूमिनियम और अमन है, S और मन याद रखना, अल और मन। ठीक है। जहाँ पर ये चीज है तो ये समझ लेना क्या हो जाएगा, वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये तीनों S ब्लॉक मेटल हो, क्योंकि S ब्लॉक मेटल सबके सब क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। फिर एल्यूमिनियम फिर एमन। अगर ये है तो इसका मतलब जो कैथोड है उस पर कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब H2 गैस नहीं निकलेगी, दूसरे निकालने हैं। ये है ट्रिक। ऐसे ही एनोड पर अगर ये है तो एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी, O2। और अदरवाइज इससे अलग कोई भी हो तो O2 गैस नहीं निकलेगी। जो है जैसे कि हमने Cl ले लिया, NaCl ले लिया, तो Cl तो नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या निकला एनोड पर, Cl2 गैस निकल गई। लेकिन अगर ये होती तो कौन सी गैस निकलती, O2, 4OH वाली रिएक्शन होती है। बेटा शॉर्ट ट्रिक, ये आपके नीट में बहुत अच्छे से याद आएगी। फटाफट कर देना कि कैथोड पर कौन सी होगी, एनोड पर कौन सी होगी, सिर्फ ये याद रखो, बस सब काम हो जाएगा। अभी है बेटा फैराडे का फर्स्ट लॉ। फैराडे के फर्स्ट लॉ में देखो क्या होता है। फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे क्या कहता है, ये कहता है जब किसी भी आप इलेक्ट्रोलाइट में जितना करंट पास करते हो, जितने टाइम के लिए पास करते हो, इतना ही उसका जो सबस्टेंस है इतना ही ज़्यादा उस पर डिपॉजिट होगा। उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, क्वांटिटी ऑफ करंट के, इलेक्ट्रिक करंट के और टाइम के। जितना लंबा टाइम इतना ही ज़्यादा आपका जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, डिपॉजिट होगा। किस पर, इलेक्ट्रोड पर। सपोज करो W है मास, कोई सब्सटेंस डिपॉजिट हो गया, उसमें चार्ज कितना पास किया, Q। ठीक है। और T टाइम के लिए Q हुआ तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा W के। इसका मतलब जितना ज़्यादा चार्ज इतना ही ज़्यादा आपका W। तो W इक्वल टू हमें पता है IT होता है, तो W की जगह क्या रख दोगे, IT। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I और T के, तो क्या बन जाएगा, WZIT। जेड का नाम होता है बेटा आपके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। और जब भी आई और टी को आप 1 रख दोगे तो जो जितना वो डिपॉजिट होगा वो इसकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, आपकी जेड की वैल्यू होता है। जेड इक्वल टू होता है आपका बेटा E/F। क्या होता है, E/F। E होता है आपका इक्विवेलेंट मास और F होता है आपका फैराडे। बेटा मैंने एक्सप्लेन में बहुत अच्छे से समझाया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। हाउ मच चार्ज, जहाँ भी चार्ज पूछ ले, करंट पूछ ले, इलेक्ट्रिसिटी पूछ ले, बेटा आपको कुछ नहीं करना है, जितने चार्ज उनकी सिर्फ F में मल्टीप्लाई करनी है। देखो ये कह रहा है एल्यूमिनियम 3+ से Al में पहुंचेगा, कितने चार्ज का डिफरेंस आया, 3 का, 3 की F में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कॉपर है Cu2+ से Cu में गया, कितने चार्ज का डिफरेंस आया, 2 का, तो इसका मतलब फैराडे की वैल्यू में किसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 चार्ज की मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 की। ऐसे ही MnO4 किस में बदल गया, Mn2+ में, इसमें ऑक्सीडेशन +7 है, इसमें ऑक्सीडेशन +2 है, कितने का डिफरेंस आया, 5 का, तो 5 की मल्टीप्लाई किस में कर दो, F में कर दो। ठीक है बेटा, ये सिंपल सी ट्रिक होती है, सिर्फ चार्ज निकालो और मल्टीप्लाई करो। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर, कूलम लो। अब इलेक्ट्रिसिटी वहां पर तो क्या था, चार्ज, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिसिटी का भी सेम। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जो चार्ज का चेंज हुआ वो कितना हुआ है, जितना चेंज हुआ है उसी का क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका कूलम चार्ज निकल जाता है। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स पूछ ले तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालने पड़ेगा आपको पहले मोल्स, और मोल्स निकाल के एवोगाड्रो नंबर में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे आपके। देखो बेटा MnO2 हो गया आपका 2NH4+। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 मॉलिक्यूल है, एक NH4 एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 NH4 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो किस में बदल जाएगा, NH3 में। यहाँ पर क्या है, Mn2 Mn लोगे।
ठीक, Mn2 हो जाएगा। Mn2 कितने O है, O आपका OH हो जाएगा आपका। ठीक, ये बन जाएगी आपकी क्या रिएक्शन हो जाएगी आपकी MnOOH NH3। ये तो बन गया आपका कैथोड पर रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में कार्बन भरा है, कार्बन की क्या करेगा, एज ए कैथोड वर्क करेगा, और उसके साथ जितने मिक्सअप हैं वे कैथोड पर वर्क करेंगे। ठीक है, ये क्या है Zn, Zn का क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन। अब इनको कंबाइन करके लिखेंगे। अब देखो बेटा, कंबाइन जो कंप्लीट रिएक्शन होगी, देख ये एनोड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाते हैं कैंसिल, ये एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा किस साइड जाएगा बेटा, राइट हैंड साइड। और तो अब इसको जब हम कंबाइन करके बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, Zn, Zn है, फिर प्लस क्या हो जाएगा आपका 2MnO2 प्लस 2NH4, दिख रहा है, देखो 2NH4 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन तो गेन हो ही गई, वो तो दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। ये होगा, फिर क्या बन जाएगा, ये आपका 2 ब्रेक डाउन हो जाएगा Mn2O3 में, और क्या निकल जाएगा इसमें से, वाटर मोलिक्यूल, इस यहाँ से वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगी। फिर प्लस इसमें से क्या बन जाएगा, जो Zn है आपका, ये Zn है NH3 के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा क्या, ZnNH3 की ट्वाइस, और किसमें, आयनिक फॉर्म में। ठीक बेटा, देखो बेटा सिर्फ इसमें और कुछ नहीं करना आपको, कैथोड पर, एनोड पर और ओवरलोड रिएक्शन ये याद करनी है, क्योंकि वो एज ए कैथोड पर रिएक्शन पूछ लेता है, एनोड पर रिएक्शन पूछ लेता है, और कंप्लीट नेट रिएक्शन पूछ लेता है। ठीक, और ये तो हो गया। अब देखो बेटा ये किस फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में। अब बेटा देख, जो आयनिक फॉर्म में होती है, जिस भी बैटरी में आपका आयनिक फॉर्म में नेट रिएक्शन आ जाएगी, वो क्या होगी, कम टाइम के लिए चलती है, बहुत कम चलती है। ठीक है, और अदर बैटरी या सेल से क्या करती है, वो कम चलती है, कम लॉन्ग टाइम होता है, उसके जो लाइफ टाइम होता है वो क्या होती है, कम है, क्योंकि किस फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में होने की वजह से। ये तो हो गया बेटा आपके ड्राई सेल या लैक्लेंस सेल। मैंने आपको इसका यूज भी बता दिया है, कहाँ पर यूज होता है इसका। और जो इसका पोटेंशियल, हाँ बेटा, जो इसका पोटेंशियल होता है आपकी, इसका जो पोटेंशियल, कभी कभार ड्राई सेल का पोटेंशियल ही पूछ लेते हैं, सेल्स का 1.5 इतना इसका पोटेंशियल होता है, किसका बेटा, ड्राई सेल का। फिर नेक्स्ट आपके क्या, प्राइमरी सेल, मरकरी सेल का। प्राइमरी सेल का आपका दूसरा एग्जाम्पल कौन है, मरकरी सेल। ये मरकरी सेल का बेटा किस चीज़ में यूज करते हो, मैंने बताया हेयरिंग एड्स में यूज किया जाता है, या वॉच में यूज किया जाता है इसका। वे छोटे छोटे बटन से वाले यूज नहीं, बटन से होते हैं ना सेल, जो घड़ी में, हाथ की घड़ी में यूज करते हैं, वे यही होते हैं आपके, इसके मरकरी सेल कह लो या बटन सेल कह लो। ठीक है बेटा, अब जो ये होता है, इसका जो करंट होता है बेटा लो होता है, जो मरकरी सेल होता है क्या होता है, इसका करंट लो होता है, और जो इसका पोटेंशियल होता है कितना होता है, उसका ड्राई सेल का इससे ज़्यादा होता है 1.5। जो मरकरी होती है, मरकरी का पोटेंशियल होता है बेटा 1.35 वोल्ट। ये इसकी पावर होती है कि इतनी पावर की है ये। ठीक है, अब देखो बेटा ये इसका डायग्राम होता है, जो नीचे की तरफ होता है ये पूरा डायग्राम लगाते हैं, यहाँ पर तो भर रहता है HGO, जो यहाँ पर फिल है क्या है, HGO, और इसमें क्या मिक्सअप है, ग्रेफाइट। ठीक, यहाँ पर जो है ये KOH एज ए इलेक्ट्रोलाइट वर्क करता है, प्लस ZnO। यहाँ पर बीच वाले में क्या हो गया बेटा, KOH विद ZnO, ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट, और ऊपर जो है ये का है एनोड, ये क्या होता है बेटा, एनोड। यहाँ पर क्या होता है, Zn। क्लियर। अब देखो ये आपकी मरकरी होगी, अब कैसे वर्क, आपको ना तो ये ऐसे पूछेगा कैसे वर्क करी, मरकरी में क्या होता है क्या नहीं, सिर्फ या तो उसका पोटेंशियल पूछ लेता है बेटा क्वेश्चन, या इसका यूज पूछ लेता है, या इसकी एनोड कैथोड पर रिएक्शन पूछ लेता है। बेटा रिएक्शन तो आपको याद करनी पड़ेगी, इसकी कोई इस तरह की कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको ट्रिक से बता दूँ, वैसे मोस्टली मैं आपको ट्रिक ही बताती हूँ, लेकिन इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। सिर्फ क्या यूज करना, आपको क्या लर्न करना है, इसके यूज, इसकी पोटेंशियल, और कैथोड एनोड, और नेट पूरी कंप्लीट रिएक्शन, बस। अब देखो एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, जो Zn है, ठीक, मैंने बताया Zn है, यहाँ पर क्या एनोड, और ये कौन है, Zn, जिंक, जो ये बने हुए हैं किसका बना है, जिंक। और वो किस तरह वर्क करेगा बेटा, एनोड पर ऑक्सीडेशन, एनोड पर क्या होता है आपको पता है, ऑक्सीडेशन होता है, किसके साथ करेगा वो, जो उसमें OH है, क्या मिला है बेटा, OH मिला हुआ है ना, तो वो उसके क्या करेगा, OH के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और क्या बना लेगा, ZnO,
और ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा बेटा, H2O, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी, क्योंकि एक OH एक इलेक्ट्रॉन देगा और 2OH 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके। ठीक है बेटा। फिर है नेक्स्ट, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो गया। अब कैथोड पर देखो, कैथोड पर यहाँ पर कौन है, HGO, इसका मतलब कैथोड पर कौन आएगा, HGO प्लस इसके दोनों किसके पास पहुँच जाएंगे, H2O, और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा आपका कौन, HGO, और क्या बन जाएगा, HgOH माइनस, कितने वापस। अब जो कंप्लीट रिएक्शन होगी, कंप्लीट रिएक्शन क्या बन जाएगी बेटा, Zn, देखो 2OH है बेटा, जो अपोजिट साइड में सेम आयन होते हैं, सेम आयन हो या मोलिक्यूल हो, वे एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। देखो 2OH 2H, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये अपोजिट साइड में ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, जो कैंसिल हो गया वो हट गया, और जो रह गया उसे लिख दोगे प्लस, ये खत्म। अब किसका नंबर आएगा, HGO। अब देखो इधर भी H2O है, इधर H2O, इसका मतलब H2O भी क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, सिर्फ कौन इधर कौन बचेगी, Zn, और इधर कौन है, HGO। फिर एरो क्या आ गया, Zn नो, H2O कैंसिल हो गया है, खाली कौन बच गया, प्लस Hg। ये हो गई आपकी मरकरी की ओवरऑल आपकी रिएक्शन। ये एट कैथोड, ये एनोड, ये आपकी कैथोड, और ये हो गई आपकी कंप्लीट नेट रिएक्शन किसकी, मरकरी सेल की। ठीक है बेटा। अब है नेक्स्ट आपकी सेकेंडरी बैटरीज। अब बैटरीज देखो बेटा, बैटरी, अब सेकेंडरी बैटरीज क्या होते हैं, सेकेंडरी बैटरीज बेटा ये होती है जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। जो ये बैटरी होती है बेटा, इन्हें हम कनेक्ट करते हैं, एक या एक से ज़्यादा बैटरीज को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, इन्हें सीरीज में, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। ये किस तरह वर्क करते हैं, जो बैटरी होती है एज ए गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करती है, क्योंकि केमिकल एनर्जी को किस में बदलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है, मतलब एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है बेटा। अब देखो बैटरीज में ये तो होता है, तो एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, ऐसे ही प्राइमरी में हुआ था, ऐसे ही सेकेंडरी में होता है। जो सेकेंडरी बैटरी जो प्राइमरी होते हैं उसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते, इन्हें हम रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक, बैटरी 2 टाइप की थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब सेकेंडरी 2 ये हो गया। ये किस तरह वर्क करती है, एज ए गैल्वेनिक सेल। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल जो ये होती है, ये केमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करती है। अब सबसे पहले इसका एग्जांपल है बेटा लेड स्टोरेज बैटरी, जो आप अपने घरों में बैटरी यूज करते हो, वो ये लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं हम इसको। अब देखो बेटा इससे क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है इसमें 38% कंसनट्रेट H2SO4 होता है। ठीक, जो ये इलेक्ट्रोड से लगे हैं PbO2, ये तो वर्क करती है एज ए कैथोड। जो खाली Pb है वो वर्क करता है एज एनोड। ठीक है, ये एनोड की तरह वर्क करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि क्या आ गया, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो एनोड पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये किस तरह वर्क करेगा, कैथोड की तरह। कैथोड पर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। आप पूरे सिस्टम समझो बेटा इसका। जो इसमें आपकी रिएक्शन होती है, ठीक, इसके अंदर कौन है, 38% H2 है। जो एनोड है, एनोड पर Pb का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, क्या हो जाता है, Pb का ऑक्सीडेशन, और PbO का क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो ये क्या बन जाता है, जब ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ से रिएक्शन होकर आपके PbSO4 बन जाएगा, और इस पर भी क्या होता है, PbSO4 बन जाता है, SO4 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब ये पूरा वर्क हो जाता है, जब बैटरी डाउन हो जाता है, बोलते हैं ना कि हमारी बैटरी डाउन हो गई है, ठीक है, घर में जो बैटरी होते हैं वे डाउन हो गई है, जब ये अपने आप काम कर रही है बेटा स्पॉन्टेनियस, तब तो ये वर्क करती है एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक, क्योंकि आप थोड़ी कुछ काम करा रहे हो, वो अपने आप ही इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहा है। लेकिन जब ये डाउन हो जाता है, डाउन होने के बाद इसमें आप इन्वर्टर से उससे क्या करते हो, चार्ज करते हो इन्वर्टर से। और जब आप इसको बैटरी से चार्ज करते हो, इसे इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो बाहर से दे रहे हो, तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो ये एकदम वर्क हो जाता है उल्टा, किसकी तरह, इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है। जब ये डाउन हो जाता है तब इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी ये करता है। जब वैसे क्यों, क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो, और एनर्जी देने पर क्या होगा बेटा, जो कैथोड है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, जो एनोड है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है बेटा, ये जब चार्ज होती है तब इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह बिहेव करती है, जब डाउन हो जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह बिहेव करती है। कैसे इसमें रिएक्शन होती है मैं आपको अभी बता रही हूँ। अब देखो, एट
एनोड पे मैंने बोला ऑक्सीडेशन होगा किसका, पीबी का। किसके साथ, सॉल्यूशन में क्या है बेटा, H2SO4। H2SO4 है तो उसमें से सिर्फ हमने आयन सी उठा लिए, 2 नेगेटिव। मैंने बताया क्या बन जाएगा, PbSO4। आपको पता तो होगा, यहाँ पे तो 0 पे है, यहाँ पर क्या पहुँच गया, +2 पर, तो ऑक्सीडेशन हो गया ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब क्या है एनोड, एनोड पर कौन है बेटा, PbO2। PbO2 इलेक्ट्रोड है और वो क्या करेगा, वो भी SO4 के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में कौन है बेटा, H2SO4, भी SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और HbS में 4H+ आयन, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा, ये, और क्या बना देगा आपका PbSO4 + 2H2O। ठीक, अब देखो आप ये कहोगे कि यहाँ पर तो आप ये ऑक्सीडेशन कह रहे, PbSO4 बन गया, यहाँ पर आप रिडक्शन कह रहे। रिडक्शन कैसे हो, देखो बेटा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर है ये +4 में। ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे निकालनी आती होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, देखो बेटा, PbO है, ठीक, Pb को क्या मान लिया, X, और ये क्या होता है -2 और =0। कितने हैं, PbO2 था ना, तो 2, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा X - 4 = 0। तो X की जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या आ गई, +4। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, +4 में है, और किस में पहुँच गए, +2 में। तो एनोड पर तो Pb का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर Pb का क्या हो गया, रिडक्शन। अब इसको कंबाइन करके लिख दो बेटा, क्या हो जाएगी ओवरऑल रिएक्शन, Pb + PbO2 + देखो बेटा 2H आयन है और SO4 भी कितने हैं, 2, तो इसे हम कंबाइन करके ये आयन्स आपस में मिक्सअप हो जाएगा, तो क्या बना देंगे, 2H2SO4। ठीक है बेटा, इतना हो गया। और क्या है इधर, कितने Pb हो गए, एक PbSO4 ये, एक PbSO4 ये, कितने बन गए, 2 PbSO4 और + 2H2O। ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन आ गई बेटा। ठीक है, एनोड पर Pb का ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पर Pb का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और ये इसकी नेट रिएक्शन। अब देखो ड्यूरिंग डिस्चार्ज दिस एक्ट एज ए, कैसे वर्क करती है ये, जब ये डिस्चार्ज होती है, डिस्चार्ज हो गई, डिस्चार्ज के टाइम कैसे वर्क करती है आप ही बताओ। मैंने बताया जब ये डिस्चार्ज होती है किस तरह बिहेव करती है, और जब चार्जिंग होती है तब किस तरह। जब डिस्चार्ज होती है मतलब डाउन होती जा रही, तो इलेक्ट्रो केमिकल सेल, और जब ये चार्जिंग पे है तो कैसे वर्क करेगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि वहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस है और डिस्चार्ज में वो अपने आप वर्क कर रही है। चार्जिंग पे क्या करे, आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, ठीक, और इलेक्ट्रोलाइटिंग में ही बाहर से आप एक्सटर्नल कोई बैटरी करंट देते हो, तो चार्जिंग के टाइम इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह बिहेव करती है और डिस्चार्ज के टाइम ये इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह बिहेव करती है। ठीक, एक और बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि जैसे काफ़ी टाइम तक अगर कोई वाहन खड़ा है, कार या बाइक वगैरह कोई भी जिसमें बैटरी यूज़ करते हैं, तो जो काफ़ी टाइम तक खड़ी रहती है तो वो स्टार्ट नहीं होती, तो उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं स्टार्ट होती, क्यों, आप सुनो मेरी बात बेटा, क्यों स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि अब सिर्फ उसमें दोनों रिएक्शन होनी जरूरी होती है। अब जब वो खड़ी है तब भी, क्योंकि उसमें तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती जा रही है, वो फिर भी डाउन हो रही है बैटरी, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती जा रही, क्योंकि क्या बनता जा रहा है, PbSO4। PbSO4 क्या बन जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि चार्ज तो वो हो नहीं रही, बाहर से बैटरी तो उसे मिल नहीं रही, सिर्फ ओनली क्या हो रही, डिस्चार्ज ही हो जा रही, तो क्या बनता जा रहा है, PbSO4 उसमें खड़ी में, तो कैथोड और एनोड पर क्या इकट्ठा हो जाता है ज़्यादा, PbSO4, जो उस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फिर बाद में नहीं होने देता। तो इसलिए बोलते हैं कि वाहन को चलाते रहना चाहिए, खड़ा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा टाइम तक खड़े होने पर उसमें जो कैथोड एनोड है वो वर्क करना क्या कर देते हैं बेटा, कम कर देते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपकी बेटा फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल देखो बेटा, अब क्या है नेक्स्ट आपकी फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल में, फ्यूल सेल को हम H2O2 फ्यूल सेल भी बोल देते हैं। क्यों, देखो बेटा, अगर आप फ्यूल सेल होती तो कितने टाइप की है कि आप हाइड्रोजन के साथ मेथेन ले लो, हाइड्रोजीन ले लो, मेथेनॉल ले लो, जिसे लोगे हाइड्रोजन के साथ वही फ्यूल गैस हो जाएगी। तो हम मेथेन लेकर भी बना सकते हैं फ्यूल गैस, मेथेनॉल लेकर भी बना सकते हैं, हाइड्रोजीन लेकर भी बना सकते हैं। तो जो हम फ्यूल गैस पढ़ेंगे वो हम कौन सी पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन। ठीक, ये वाली जो होती है बेटा बहुत ज़्यादा हाईली वो होती है,
उसमें यूज की जाती है, किसमें, जो अपोलो होता है प्रोग्राम, अपोलो स्पेस होता है, उसमें यूज की जाती है। कौन, आपकी फ्यूल का बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होती है 70%, इतनी ज़्यादा हीट होती है, इतनी ज़्यादा हीट होती है। वो किस में यूज करते हैं, जो रॉकेट होते हैं उसे लॉन्च करने में, क्योंकि रॉकेट को बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। और इसमें से क्या निकलती है, जब ये वाले फ्यूल यूज करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, जो किस में यूज की जाती है, जो रॉकेट है उसे लॉन्च करने में की जाती है। और अलग फ़ायदा क्या है बेटा इसमें, जो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो निकलता है वो वाटर मॉलिक्यूल होता है, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उसे अपने ड्रिंकिंग में, पीने में भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है बेटा, जो ये वाटर होता है इसमें से कोई भी पोल्यूशन वगैरह कोई कुछ नहीं होता, ये बहुत अच्छा होता है। फिर फ्यूल गैस में यूज कैसे हो गया बेटा, ये अभी कैसे वर्क करता है देखो, ये इसका डायग्राम है। ठीक बेटा, ये बना दिया, इधर से बबल्स में जो वाटर मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, इधर से कौन जाएगा आपका ऑक्सीजन। जब इसे अंदर एंटर करेंगे इसमें फिल होता है KOH। क्या होता है बेटा, KOH एज ए इलेक्ट्रोलाइट। जब ये आपस में ये अंदर जाते हैं मिक्सअप होने के बाद ये एनोड की तरफ, ये होती है ग्रेफाइट की, ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ये एनोड और ये कैथोड। जब बेटा अंदर एंट्री होती है, एंट्री करने के बाद ये भी रिएक्शन करती है तो इसका फॉर्मेशन है किसका, H2O का। सिर्फ इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, कि जो फ्यूल सेल है कहाँ यूज की जाती है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। इसकी इफिशियंसी कितनी है, 70%, और ज़्यादा कोई यूज नहीं किया जाता। सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें से अब तक इसी टाइप के आए हैं। और क्या पूछ लेते हैं इसमें कि जो वेस्ट वाटर बनता है, जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो क्या बनता है, किस चीज़ में यूज किया जाता है। वाटर होता है जिसे जो एस्ट्रोनॉट अपने यूज में ले लेते हैं। अब जो इसके ऊपर रिएक्शन होती है बेटा, रिएक्शन देखो इसकी क्या होगी, कैथोड, कैथोड पर कौन गई O2, उसके अंदर कौन है वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल ये रिएक्शन करके क्या बना देंगे बेटा 4OH नेगेटिव। ऐसे ही एनोड, एनोड पर कौन है H2 फिर OH, जो OH से बने हैं वो क्या गेन कर लेगा H2, तो क्या बनेगा 4 मॉलिक्यूल H2 और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे कट जाएंगे, तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा 2H2 प्लस O2, और क्या बना दिया वाटर मॉलिक्यूल। बेटा एक इनकी बस रिएक्शन है, ये रिएक्शन तो आपको याद करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, फिर है निकिल कैडमियम। अब निकिल कैडमियम सेल में देखो बेटा, निकिल कैडमियम में क्या होता है, जो निकिल कैडमियम से लॉन्गर लाइफ होती है, लॉन्गर लाइफ होती है किससे, लेड स्टोरेज सेल से भी और से भी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्सपेंसिव होती है, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है निकिल कैडमियम सेल। अब ये कैसे वर्क करते हैं देखो, CD प्लस OH नेगेटिव, ये क्या बना देता है CdOH की होल 2 है, जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज होते थे। इसमें से सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं आता बेटा, कभी कभी वैसे कम आती है ये सेल, मोस्टली ड्राई सेल या फ्यूल सेल या स्टोरेज बैटरी आती है। ये तो कभी कभार सिर्फ एनोड कैथोड की रिएक्शन पूछ लेते हैं बस, और कुछ नहीं। ये हो गया। अब उसमें क्या, जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है NiO2 और वाटर प्लस, जो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले इसने ले लिया, क्या बनेगा NiOH की होल 2 है, जो 2H और जो 2OH नेगेटिव इधर यूज थे एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो क्या कंबाइन हो गया CD प्लस NiO2 प्लस 2H2, ये बन गया CdOH की होल 2 है, निकिल OH की होल 2 है। देखो इसमें आयंस की फॉर्मेशन तो नहीं हुआ, तो मैंने बताया था बेटा जहाँ आयंस बन जाते हैं वो क्या होती है स्मॉल, उसकी जो लाइफ होती है वो कम होती है। इसमें मैंने आपको क्या बताया, लॉन्गर लाइफ। लॉन्गर लाइफ का मतलब इसमें कोई भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, सिर्फ क्या होता है मॉलिक्यूल ही बने हैं। जिसमें आयंस बनते हैं उसकी लाइफ कम होती है, जिसमें मॉलिक्यूल बनते हैं वो लॉन्ग लाइफ होती है। ठीक है बेटा, बस सिर्फ जो बैटरीज है बेटा इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसके आप पोटेंशियल याद रखना और इसका यूज कैसे होता है, और कैथोड एनोड और ओवरऑल रिएक्शन, और कोई वर्क नहीं, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ इसके लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।